हेलो एवरीवन, हमारे लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ अ ड्रिवन और फोर्स्ड ऑसिलेटर, यानी उससे पहले वाले वीडियो में हमने ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है उसे पढ़ करके उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन कैलकुलेट कर ली थी। फिर लास्ट वीडियो में हमने इस इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर लिया था। इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई थी, ये है हमारी x की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके फेस को भी डिटेल में स्टडी कर लिया था कि इस केस में कलांतर किस तरह से चेंज होगा, फेस डिफरेंस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देख लिया था। हमने जो इक्वेशन बनाई थी इसके अंदर ये जो चीज़ होती है ये होती है एम्पलीट्यूड, यानी एक्स नॉट हमारा क्या होता है एम्पलीट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और ये है उसके आगे की टर्म, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम एम्पलीट्यूड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ अ फोर्स्ड और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके लिए मैंने ये किया है कि जो एम्पलीट्यूड वाली टर्म थी एक्स नॉट, उसको मैंने अलग से लिख लिया है। ये एक्स नॉट की वैल्यू है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ओमेगा नॉट है ये इस ऑसिलेटर की खुद की फ्रीक्वेंसी है, और ये जो ओमेगा है ये उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो हमने बाहर से लगाया है, यानी यहाँ पर ओमेगा जो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप अपना एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा, और अगर कम करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर डैम्पिंग को कम रखा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था कि एक तो डैम्पिंग हो रही है और एक उसको कंपनसेट करने के लिए हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कंसीडर लो डैम्पिंग, कि यहाँ पर जो अवमंदन है वो बहुत ही कम हो रहा है। न्यून अवमंदन की स्थिति को हम कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बारे में हम क्या क्या केसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट बनेगा लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसे हम न्यून चालित आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मोशन कर रहा था फोर्स लगाने से पहले, उससे बहुत कम हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, ठीक है। उस केस में इस टर्म को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बहुत ही छोटा है, और फिर एक छोटे नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो बहुत ही उससे भी छोटा नंबर आता है। जैसे आप 0.01 का स्क्वायर करोगे तो ये एक उससे भी छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबल माना जा सकता है। उस केस में हमारा एक्स नॉट हो जाएगा एफ नॉट अपॉन, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हट गया तो यहाँ बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस 4r स्क्वायर। यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर हट चुका है, और जब ये ओमेगा स्क्वायर एक बहुत छोटा नंबर है, सपोज 0.00001, उसे आप किसी और नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्टेंट में एक और भी छोटा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर किसी छोटी टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। तो इस केस में ये वाली पूरी टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब से हम स्टार्ट किया है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ना, वहाँ पर हमने k/m को ओमेगा नॉट स्क्वायर कंसीडर किया था। तो यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू m क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा m एफ नॉट अपॉन k। अब जब हमने इस इक्वेशन को कैलकुलेट किया था तो यहाँ पर हमने कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम को स्मॉल एफ नॉट माना था। तो यहाँ पर स्मॉल एफ नॉट इंटू एम जो है वो कैपिटल एफ नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एफ नॉट अपॉन के। इसका मतलब ये है एक्स नॉट इज़ इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। ये जो एफ नॉट है हमने जो बाहर से फोर्स लगाया उसका एम्पलीट्यूड, और के जो है ये फोर्स कांस्टेंट है। इसका मतलब इस केस में जो आयाम है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स के एम्पलीट्यूड और फोर्स कांस्टेंट पर डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है।
अब हमारा सेकंड केस होगा क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या फिर क्रांतिक चालित आवृत्ति। इस केस में हम ओमेगा को नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट रखेंगे, यानी कि हमने क्या किया है, जिस आवृत्ति से या जिस फ्रीक्वेंसी से वो मोशन कर रहा था लगभग उसी के बराबर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी को रखा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये टर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और ये बचेगा। तो हमें मिलेगा एक्स नॉट इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ नॉट अपॉन, यहाँ से ये वाली टर्म ख़त्म हो गई क्योंकि सेम चीज़ों को आप माइनस करें तो आंसर ज़ीरो आएगा और फिर ये चीज़ बचेगी 4r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा नॉट के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये चीज़ रूट से बाहर आ जाएगी, देन वी विल गेट 2r ओमेगा नॉट। फिर से हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे 2r m ओमेगा नॉट, यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी कैपिटल F और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी वहाँ पर चलते हैं। हमने लैम्डा अपॉन m को 2r माना था, तो यहाँ से 2r m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, लैम्डा। तो यहाँ पर 2r m की जगह पर मैं लिखूँगी 2r m इज़ इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी लैम्डा ओमेगा नॉट। इससे हमें जो इक्वेशन मिली है एफ नॉट अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट, इससे हमें ये पता चलता है कि अब इस बार भी पिछले वाले केस की तरह एक्स नॉट जो है वो बाहर से लगाए हुए फोर्स के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, यानी आप बाहर से आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो एक्स नॉट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और अगर ओमेगा नॉट ये कांस्टेंट है उस केस में एक्स नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, एक्स नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इससे हमें ये पता चलेगा ये होता है हमारा अवमंदन गुणांक या फिर डैम्पिंग कांस्टेंट, जो अवमंदन या डैम्पिंग फोर्स लग रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो केस है हमारा क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, इसमें हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो अवमंदन पर या डैम्पिंग पर डिपेंड करता है। अगर डैम्पिंग को बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जो हमारा पहला वाला केस था इसमें डैम्पिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारे फोर्स पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड फोर्स के साथ साथ डैम्पिंग या अवमंदन पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट केस है हमारा हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इस केस में हमने जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ली है उसे हम बहुत ज़्यादा लेंगे उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये जो हमारी इक्वेशन थी एक्स नॉट की, यहाँ पर एफ नॉट तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमारा ओमेगा बहुत ज़्यादा है ओमेगा नॉट से, तो ये ओमेगा नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ओमेगा नॉट का स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। उस केस में हमें मिलेगा स्मॉल एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट हो गया हमारा नेग्लिजिबल, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और हमने जब ये तीन केसेस को पढ़ना शुरू किया था तो हमने ऊपर लिखा था कंसीडर लो डैम्पिंग, न्यून अवमंदन की स्थिति को हम देख रहे हैं कि बाहर से लगने वाला डैम्पिंग फोर्स हमने कम रखा है। इसका ये मतलब है जो r होता है वो डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो r ऑलरेडी हमारा ओमेगा से क्या है, बहुत ही छोटा है। r भी ओमेगा से बहुत छोटा है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हमें x नॉट जो है नियरली इक्वल टू मिलेगा एफ नॉट अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, देन इट विल बिकम नियरली इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये वाली कंडीशन हमें और कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ये वाला जो टर्म था ये निगलेक्ट हो जा रहा था इस वजह से। लेकिन यहाँ पर ये टर्म भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तब हमें इस केस को कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमने बहुत ज़्यादा बाहर से फ्रीक्वेंसी लगाई है फोर्स की, उस केस में एक्स नॉट जो होगा वो एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर की क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जैसे जैसे आप फोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे अब उस केस में ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाएंगे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा क्योंकि ये एफ नॉट है और यहाँ पर कहीं पर ओमेगा आ ही नहीं रहा था।
लेकिन यहाँ पर आप जैसे जैसे फोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उस कंडीशन में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा कम होता जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा इस केस में एक्स नॉट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के। तो जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें एक्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एफ नॉट, सेकेंड केस में एक्स नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जो कि लैम्डा पर डिपेंड करता है डैम्पिंग पर, और यहाँ पर हमारा एक्स नॉट जो है वो बाहर से लगाए जाने वाले फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड रिजोनेंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम हिंदी में आयाम अनुनाद कहते हैं। इसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिलती है। तो हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था ये वाली चीज़। अब कोई भी फ्रैक्शन है या कोई भी भिन्न है वो कब मैक्सिमम होगी? जब उसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर बहुत ही कम हो, यानी उसके हर का मान कम हो और ऊपर बड़ी वैल्यू हो। जैसे कि मैं एक फ्रैक्शन लिखूँ 100/2 या फिर 100/1, तो इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी है? ये वाली बड़ी है। जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है ना, यहाँ अगर मैं 200 लिख लूँ तो भी यही चीज़ बड़ी है, उस केस में हमारा फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मुझे ये जो नीचे वाली टर्म है उसको मिनिमम करना होगा, चेक करना होगा कि ये कौन सी पोजीशन पर मिनिमम होती है। तो मैंने इस चीज़ को लिख लिया है कि अधिकतम आयाम के लिए एक्स नॉट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये वाली जो टर्म है ये मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैं इसके अंदर वाले नंबर को मिनिमम कर दूँ तो छोटे नंबर का रूट जो होता है वो उससे भी छोटा होता है। तो इन टोटल मुझे इस टर्म को मिनिमम प्रूफ करना होगा। मैथ्स में आपने मैक्सिमा मिनिमा को पढ़ा होगा, अधिकतम न्यूनतम। तो हम कैसे प्रूफ करते हैं? हम सबसे पहले dx/dt को निकालते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 के इक्वल रख करके हम मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल है हमारा ओमेगा, जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे वो वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा। इस वाली टर्म को ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सबसे पहले ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर आगे आ जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और जब मैं इस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँगी तो ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से ये डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 ओमेगा, और यहाँ से मुझे मिलेगा 4r² इंटू 2 ओमेगा। इसको मैंने नाम दे दिया है dA, और dA का मैंने d ओमेगा के रेस्पेक्ट में क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। अब ये चीज़ कौन से पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम होगी उसके लिए मुझे इस डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये पूरी टर्म है हमारी नेगेटिव में और ये चीज़ है पॉजिटिव में, इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बनेगा हमारा 4 2 8 r² ओमेगा इज़ इक्वल टू, ये टर्म यहाँ आ जाएगी 2 2 4 माइनस का प्लस हो जाएगा 2 2 4 ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 4 1 4 4 2 8 और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, 2r² इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमें जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसकी वैल्यू चाहिए, तो इसे हम यहाँ ले आएंगे ओमेगा स्क्वायर, और ये 2r² माइनस में आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। तो इससे हमें मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r² अंडर रूट। ठीक है, ये है हमारी वो फ्रीक्वेंसी जब हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जब आप इस फ्रीक्वेंसी से फोर्स को लगाएंगे तब आपको सबसे ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन मिलेगा, यानी आपका ऑसिलेटर बहुत अच्छे से मोशन करेगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं ओमेगा आर, जिसे हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद आवृत्ति या रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और इस केस में हमें इसका जो दोलन होगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब हमने वो पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है जिसके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये है हमारा x0
यानी कि एक्स नॉट हमारे पास क्या था, एफ नॉट, मैं बता देती हूँ आपको। एक्स नॉट क्या होता है, एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ होती है। अब हमारे इस फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा आर के बराबर हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तब एम्पलीट्यूड भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिख लिया है। हमने अभी जस्ट यहाँ पर ओमेगा आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर उस वैल्यू को लिख दूँगी। तो उससे मुझे मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 4r स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, r स्क्वायर हो जाएगा r4। अब यहाँ आप देख सकते हैं 4 अगर बाहर कॉमन आएगा, दोनों टर्म्स में 4 है, 4 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो वो 2 बन जाएगा, और यहाँ से भी हम r स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी r स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और r स्क्वायर जब रूट से बाहर आ जाएगा तो वो r बन जाएगा। अब अंदर क्या बचा, ये दोनों ही चीज़ें बाहर कॉमन चली गई। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 4r स्क्वायर टेकिंग कॉमन एंड आउट ऑफ रूट, हमने इसको कॉमन लेकर के रूट से बाहर ले लिया, तो ये 2r बचा, यहाँ से ये पूरी चीज़ बाहर चली गई तो बचा 1, प्लस यहाँ पर ये 4 बाहर चला, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर से r स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर r की 2 पावर अभी भी बची हुई है, और यहाँ से ये पूरी चीज़ बाहर चली गई, तो ये बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। अब 2r स्क्वायर और r स्क्वायर को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का r स्क्वायर, तो मैं पहले ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख लेती हूँ और फिर वहाँ से मुझे मिलेगा r स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन में ऊपर नीचे ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड में, Q जो होता है क्वालिटी फैक्टर, वो ओमेगा नॉट अपॉन 2r के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओमेगा नॉट अपॉन 2r की जगह पर मैं क्या लिख लूँगी, Q लिख लूँगी, ये लिख लिया मैंने क्वालिटी फैक्टर Q। यहाँ बचा ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब मैं इस अंदर वाली टर्म में से भी ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन लूँगी और उसको जब रूट से बाहर निकालूंगी तो वो ओमेगा नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एफ नॉट क्यू अपॉन 1 ओमेगा नॉट पहले से था, 1 ओमेगा नॉट इस रूट से बाहर आएगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये पूरी चीज़ कॉमन आ गई तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर नहीं था, जब कोई चीज़ नहीं है और उसको हम कॉमन ले रहे हैं तो वो अपॉन में आ जाती है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब हम जानते हैं ओमेगा नॉट अपॉन 2r जो होता है क्यू के बराबर होता है। अगर मैं इस टर्म का रेसिप्रोकल करूँ तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन क्यू इज़ इक्वल टू 2r अपॉन ओमेगा नॉट। फिर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ तो मुझे मिलेगा 4r स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से मैं r स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ अगर, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 4 क्यू स्क्वायर। ये चीज़ मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगी, ठीक है। यहाँ मैंने आपको साइड में पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है। फिर मुझे मिलेगा एफ नॉट क्यू और यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, एफ नॉट क्यू अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 4 क्यू स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन 2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊं तो मुझे मिलेगा एफ नॉट क्यू अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 4 क्यू स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, क्योंकि ये नीचे थी प्लस हाफ, ऊपर जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी। अब मैं बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करके इसे मैं लिखूंगी। आपने 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स में ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे होंगे जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये मैथ्स की चीज़ें हैं, इसे मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस वाली टर्म को सॉल्व कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 प्लस nx की पावर 1 प्लस nx की पावर
ए मान लेते हैं, ठीक है। जब ये टाइप होता है बाइनोमियल थ्योरम का, तब हो क्या जाता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख ले 1 + x⁴n। जब पहला टर्म 1 हो और उसकी पावर n हो तो बाइनोमियल एक्सपांशन इसका 1 + nx हो जाता है ना। उसके आगे की भी टर्म्स आएंगी, पर इन सारी टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स कंसीडर की जाती है जो कि 1 + nx होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 - 1/4q⁻², तो 1 एज इट इज़ आएगा प्लस n आएगा यहाँ पर, और प्लस की जगह पे हमारे यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ माइनस आएगा, पावर है -½ इंटू 1/4q। जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 8q हो जाएगा। अब फिर से देखिए मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, बाइनोमियल एक्सपांशन को मैंने यूज़ किया है, ये उसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। हमारे पास प्लस की जगह पे माइनस दे रखा है तो मैंने यहाँ माइनस का भी एक बार में फॉर्मूला लिख लिया, 1 - x⁴n = 1 - nx। तो उसको यूज़ करके मैंने यहाँ पर किया है 1 - nx करना है, तो 1 मैंने लिख लिया, माइनस लगा लिया, n का मतलब होता है पावर जो मैंने यहाँ पर लगा ली, x का मतलब होता है सेकंड टर्म जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1, 4 2 8q। तो कुल मिला करके मुझे इस चीज़ को जब मैंने बाइनोमियल टर्म से या बाइनोमियल एक्सप्रेशन से जब सॉल्व किया तो ये मैं लिख लूँगी यहाँ पर f0q/ω02, और इसकी जगह पर मैं लिखूँगी 1 + 1/8q। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 + 1/8q। ये है हमारा x0 की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कई बार आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी दे देते हैं कि प्रूव दैट x0 मैक्स विल बी इक्वल टू दिस टर्म। तो आपको ये सारी चीज़ें समझा करके यहाँ पर आपको ये रिजोनेंस वाला टॉपिक पूरा समझाना है कि किस तरह से इस रिजोनेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। वहाँ से आपको ω/r को निकालना होगा और उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन करके x0 मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि f0 भी कांस्टेंट है, ω0 भी कांस्टेंट है, तो ये जो x0 है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है हमारा विशेषता गुणांक, वो हमारी x0 की वैल्यू को कंट्रोल करता है। इसकी वैल्यू में बदलाव होने पर x0 की वैल्यू में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ग्राफिकल टर्म में समझेंगे और आगे हम और डिटेल में देखेंगे कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है और इसे हम ग्राफिकली किस तरह से समझ सकते हैं। आज हमने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके x0 की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड।